बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होमियोस्टेसिस इन मैन है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो मैन है या ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर किस तरह से होमियोस्टेसिस होती है और कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आज के इस लेक्चर में जस्ट हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे, स्किन और लंग्स जो हैं वो किस तरह से होम्योस्टेटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह लीवर और किडनी को जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो किडनी वाला पूरा सिस्टम है वो डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने होम्योस्टेसिस का जो इंट्रोडक्शन है वो उसका लेक्चर ले लिया है, आपको क्लियर हो गया होगा उसका कंसेप्ट, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड देन एक्सक्रीशन। तो आज हम देखेंगे कि स्किन जो है वो किस तरह से होम्योस्टेटिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, और फिर देखेंगे कि लंग्स भी जो है वो अपना क्या रोल प्ले करते हैं। होम्योस्टेसिस इन मेन मेजर ऑर्गन्स जो है वो स्किन, लंग्स, लीवर और किडनीज हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो स्किन है। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, डर्म, डर्म का मतलब होता है स्किन, ठीक है। डर्माटोलॉजी जिस तरह होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ स्किन, तो डर्म का मतलब होता है स्किन। अच्छा, अब स्किन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डिफरेंट किस्म की हमें स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये होम्योस्टेटिक फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर हम स्किन की बात करें स्टूडेंट्स, जो अपर लेयर होती है, इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, स्किन की, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपी आपको पता ही है, आउटसाइड कहते हैं, और डर्मिस का मतलब स्किन ही होता है। और इससे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम डर्मिस कहते हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस कहें या सिंपल डर्मिस कहें, एक ही बात है। तो ये अपर लेयर एपिडर्मिस और नीचे वाली लेयर डर्मिस होती है, और उसके नीचे एक फैटी लेयर होती है, टिश्यू, फैटी टिश्यू लेयर होती है, ठीक है। और ये जो जितनी भी बाकी सारी चीजें होती हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, वो सारी की सारी डर्मिस के अंदर होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब इस डर्मिस के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, तो स्टूडेंट देखें, इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं जो स्वेट की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक किस्म के टिश्यूज, ग्लैंड्स होते हैं जो स्वेट की प्रोडक्शन करते हैं। और उसके साथ ही ये एरेक्टर पिलाई, ये खास किस्म के जो है वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जहाँ से हेयर जो होते हैं हमारे स्किन के जो हेयर होते हैं वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, उसको हम एरेक्टर पिलाई कहते हैं। एरेक्टर पिलाई खास किस्म के प्रोटीन्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं जहां से ये हेयर जो है वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। आपको पता है स्किन के ऊपर जो है वो ठंडा, गर्म, ठीक है, पेन, ये सारा कुछ जो है फील होता है। तो ये तमाम के तमाम रिसेप्टर्स भी जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक स्पेसिफिक किस्म के ग्लैंड होते हैं जिनको ऑयल ग्लैंड कहते हैं, और इनका स्पेसिफिक नाम क्या होता है, स्पेशियस ग्लैंड, और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, सीबम। अच्छा, ये सीबम क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, आपने अक्सर नोट किया होगा आपकी जो फेस है, इस जगह पे जब स्वेटिंग भी होती है तो यहाँ पे ऑयली से जो है वो फेस हो जाता है। तो वो जो ऑयली सब्सटेंस यहाँ पे आपको नजर आ रही होती है, दैट इज सीबम, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर जो इस सीबम को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस सीबम के अंदर या ऑयली सब्सटेंस के अंदर जो है वो कुछ खास किस्म के केमिकल होते हैं जो आपके लिए डिफेंस का काम करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने का काम करते हैं। तो ये तमाम की तमाम स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं, और फैटी टिश्यू लेयर जो होती है ये इंसुलेशन का काम कर रही होती है। अब जो स्किन है ये दो तरह से अपना रोल परफॉर्म करती है, रोल प्ले करती है, एक कोल्ड वेदर में और दूसरा जो है वो वार्म वेदर में। हमारी स्किन को बनाया ही इस तरीके से गया है ताकि ये दोनों वेदर के जो है वो एडजस्ट कर सके और दोनों वेदर के अकॉर्डिंग जो है अपनी कंडीशंस को जो है वो रेगुलेट कर सके। अब सबसे पहले देखते हैं कि कोल्ड वेदर में जो है हमारी स्किन किस तरह से परफॉर्म कर रही होती है फंक्शंस। हेयर रेज्ड बाय एरेक्टर पिलाई मसल्स रिजल्ट इन गूस बम्प फॉर्मेशन, ठीक है। सर्दियों में आपको पता है गूस बम्प फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। ये बाल जो है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि ये जो एरेक्टर पिलाई होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में जो है वो ऊपर वाले जो हेयर होते हैं ना वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं गूस बम्प फॉर्मेशन, ठीक है, वो बाल जो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रैप अ लेयर ऑफ एयर विच इंसुलेट्स द स्किन इन कोल्ड वेदर। अब वो जो हेयर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक एयर की जो लेयर होती है उसको जो है वो ट्रैप कर लेते हैं ताकि ज्यादा ठंड जो है वो हमारी स्किन के जरिए से बॉडी के अंदर इंटर ना हो सके या हमें ज्यादा कोल्ड जो है वो फील ना हो। थर्ड क्या है, फैट इंसुलेट्स द बॉडी एंड रिड्यूस हीट लॉस। अब ये जो फैटी लेयर होती है ये इस वजह से ही होती है ताकि ये जो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके, हमारे अंदर की जो बॉडी की इंटरनल हीट है वो भी लॉस ना हो, और वो कोल्ड वेदर के जो है वो उसको मीट कर सके या उसके अगेंस्ट जो है वो काम कर सके। नेक्स्ट क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन।
स्टूडेंट, वेसोकंस्ट्रिक्शन क्या है? ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट देन लेस हीट इज लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। सर्दियों में या कोल्ड वेदर में जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस होता है, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उनका डायमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर नॉर्मल हम बात करें तो ये अगर डायमीटर है तो वो कोल्ड वेदर में जो है बहुत कम हो जाता है, तो वो बहुत कम होने की वजह से जो है वो हीट लॉस नहीं होती, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उस प्रेशर की वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक एडाप्टेशन होती है ताकि हमारी बॉडी जो है वो वार्म रहे, गर्म रहे और कोल्ड वेदर को वो एडजस्ट कर पाए। तो स्टूडेंट्स, ये था कोल्ड वेदर को किस तरह से बॉडी जो है या हमारी स्किन जो है वो एडजस्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास वार्म वेदर। वार्म वेदर में किस तरह से एडजस्टमेंट करेगी? हेयर इज लोड, नो एयर इज ट्रैप्ड। अब वो जितने भी पॉइंट्स आपने कोल्ड वेदर में पढ़े हैं वो उसके बिल्कुल अपोजिट जो पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे होंगे, कंपैरिजन एक बन जाएगा, क्योंकि वहां पे हेयर जो है वो रेज होते थे, यहाँ पे जो है वो लोअर हो जाएंगे। वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती थी, यहाँ पे वेजो डायलेशन हो जाएगी। यहाँ पे जो है वो ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है, डायमीटर एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसके प्रेशर में कमी आ जाएगी। प्रेशर में कमी आने की वजह से जो है वो हीट जो है वो अब लॉस होगी, यानी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस भी नहीं होगी और जो होगी तो वो भी लॉस हो जाएगी। मोर ब्लड फ्लोज, ठीक है, एरिया बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें से ब्लड का फ्लो जो है वो ज्यादा तेज हो जाएगा या बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो उसमें से फ्लो करेगा। हीट लॉसेस टू एनवायरनमेंट, जो हीट होती है वो एनवायरनमेंट की तरफ लॉस हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इंक्रीजेस लीड टू मोर स्वेट प्रोडक्शन। आपको पता है गर्मियों में जो है वो पसीना आता है, स्वेट की प्रोडक्शन होती है, तो जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट की प्रोडक्शन की जा सके। इसकी क्या रीज़न होती है स्टूडेंट? इसकी रीज़न ये होती है, मोर स्वेट एवोपरेट्स फ्रॉम स्किन सरफेस, मोर हीट इज रिमूव्ड। तो उस स्वेट की मदद से जो है वो हमारी बॉडी से जो है वो हीट भी जो है वो लॉस होती है, ताकि हमारी गर्मियों के सीज़न में हमारी बॉडी में जितनी भी हीट है वो बाहर की तरफ जाए, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ ना सके। तो ये भी एक अडॉप्टेशन है ताकि हमारी बॉडी जो है वो कूल रहे। एवोपरेशन अ कूलिंग प्रोसेस, आप जानते हैं एवोपरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है, कॉजेस कूलिंग। तो ये था स्टूडेंट स्किन की रेगुलेशन या स्किन की अडॉप्टेशन। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स किस तरह से करते हैं? लंग्स आपने गैसियस एक्सचेंज में भी पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। एल्वुलर वॉल्स आर थिन, CO2 डिफ्यूजेस इनटू एल्वुलाई फ्रॉम ब्लड वेसल्स। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज है ना, मतलब हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का लेवल जो है वो एक ऑप्टिमम स्टेज में रहता है, ऑप्टिमम वैल्यू में रहता है। उससे अगर कम ज़्यादा होगा ना तो फिर ये होम्योस्टेसिस कंडीशन नहीं कहलाएगी। इनकी जो नॉर्मल रेंजेस हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो कहलाती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस फंक्शन पे होता है। अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पे जो है वो अडॉप्टेशन आएगी और वो दोबारा से उसको रेगुलेट करेगा। तो एल्वुलर वाल्स थिन होती हैं तो CO2 जो है वो डिफ्यूज कर जाती है ब्लड वेसल से एल्वुलाई के अंदर। लंग्स कीप CO2 कंसंट्रेशन नॉर्मल इन ब्लड। लंग्स क्या करते हैं? ब्लड के अंदर जो CO2 का लेवल है उसको नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। इफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, अगर नॉर्मल से उसके रेंज बढ़ जाए, कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा? टू अ सर्टेन लेवल पार्ट ऑफ ब्रेन मेडुला ऑब्लिंगेटा डिटेक्ट्स इट एंड गिव्स मैसेज टू ब्रीदिंग सिस्टम। तो हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है मेडुला ओब्लिंगेटा, तो वो उस कंसंट्रेशन को, जो बढ़ती हुई कंसंट्रेशन है उसको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्शन के बाद वो क्या करेगा? वो मैसेज देगा ब्रीदिंग सिस्टम को ताकि वो अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर ले। ब्रीदिंग सिस्टम यानी जो लंग्स हैं, ठीक है, वो अपनी एक्टिविटी को तेज कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सांस लें ताकि CO2 के लेवल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अंदर पड़ी हुई है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एज अ रिजल्ट ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इट स्लोज डाउन अंटिल CO2 लेवल बिकम्स ऑन नॉर्मल रेंज। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि वो CO2 का लेवल जो है वो नॉर्मल पे ना आ जाए। इसके अलावा लंग्स का एक और भी फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। lungs also lose great deal of water vapors through vapors। अब लंग्स क्या करते हैं? जब एक्सहेलेशन होती है तो उसके साथ जो है वो वाटर वेपर्स भी बॉडी से रिमूव होते हैं। तो लंग्स एक्स्ट्रा वाटर को भी जो है वो बॉडी से रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो स्टूडेंट्स, ये था फंक्शन स्किन का और लंग्स का कि किस तरह से वो होम्योस्टेटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी को जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में रखने के लिए। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कर लीजिएगा, चलो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।